सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन में प्रथम पाठ है रिश्ते नाते। इस पाठ का हम आज अध्ययन करते हैं और इसकी शुरुआत करेंगे हम इस पाठ के अर्थ से। इसमें 2 शब्द लिखे हुए हैं, रिश्ते और नाते। एक बात को जो आपको ध्यान में रखनी है कि रिश्ते और नाते ये शब्द 2 है, लेकिन इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। किसी के साथ हमारा जो संबंध होता है उसी को हम रिश्ते नाते कहते हैं। अब जैसे आप के जो पिता हैं उनके साथ आपका संबंध पिता का है, आपकी माता के साथ आपका संबंध माता और पुत्र का है, आपके मामा के साथ आपका संबंध मामा और भांजे का है। तो ये जो आपस में संबंध है, मामा भांजा, पिता पुत्र, माता पुत्र, दादा पोता, नाना दोहिता, ये जो संबंध है, इन संबंधों को ही रिश्ते नाते कहा जाता है। तो पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं और दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादी जी से मिलने गांव गई। वहाँ उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ एक शब्द आया चबूतरा। चबूतरा किसे कहते हैं? आप में से जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में है, पुराने समय में ये चबूतरे होते थे, गांव में अभी भी है। घर के आगे जो एक ऊंचा स्थान बनाया रहता था, जिसको सामान्य भाषा में चौकी भी कहते हैं, तो घर के आगे जो बना हुआ ऊंचा स्थान वो है चबूतरा। अब बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग ऐसे व्यक्ति, बुजुर्ग जो आयु में बड़े होते हैं उनको बुजुर्ग कहते हैं। आपके दादाजी हैं, नाना जी हैं, वो सब बुजुर्ग की श्रेणी में आएंगे। तो गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया। जमुना अपने माता पिता के साथ में दादा दादी से मिलने गांव आई थी, तो जमुना के पिताजी ने सभी का अभिवादन किया। और आप जानते हैं जब किसी से मिलते हैं तो उनको अभिवादन करना चाहिए। और अभिवादन जो भैया होते हैं वो तो प्रणाम करते हैं, पैरों के हाथ लगाकर, पैरों को छूकर प्रणाम करके बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। और जो बहनें होती है वो हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। तो पिताजी ने जो चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे थे उन सब से उन्होंने अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया, नमस्ते किया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। कुशल क्षेम उनकी जानी। तो कुशल क्षेम का मतलब होता है कि वो कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसे है, वो प्रसन्न है क्या, इस प्रकार की बातचीत करना कुशल क्षेम पूछना कहलाता है। फिर कुशल क्षेम जानी और घर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादाजी दादी जी सबके उन्होंने चरण छुए। दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा लिया। अब एक शब्द और आया है, खाट। तो खाट कहते हैं जो आपके घर में चारपाई होती है उसको खाट भी कहते हैं। तो दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा लिया और लाड़ करने लगी। आपके दादाजी दादी जी आपका लाड़ करते हैं ना, तो कैसे करते हैं?
आपके सिर पर हाथ फेरेंगे, आपको कुछ खाने के लिए देंगे, अपने पास में बैठाएंगे, आपको प्यार करेंगे, तो ये उनका लाड करना कहलाता है। तो जमुना ने दादी जी से पूछा कि गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे, और वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्यौहार के संबंध में चर्चा कर रहे थे। दादी जी ने बताया, दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव के सभी लोगों से मिलने गई। माँ सभी बड़ों के चरण छूती, बड़े लोग उनको आशीर्वाद देते। पूरे दिन यह काम चलता रहा। शाम को जब जमुना घर लौटी तो दादी जी ने कहा कि दादी जी, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं, शहर में छोटे छोटे घर होते हैं। तो दादी जी ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ पूरा परिवार साथ में रहता है, यानी संयुक्त परिवार होते हैं। तो जो ऐसे परिवार जिनमें सब लोग साथ में रहते हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ऐसे सब लोग जो मिलजुल कर रहते हैं, उनका संयुक्त परिवार होता है। तो गांव में मिलजुल कर रहते हैं, तो इसलिए उनके बड़े बड़े घर थे। तो जमुना ने कहा, दादी जी, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे ही रहते हैं। तो ऐसे परिवार जिनमें माता पिता और बच्चे ही रहते हैं, उनको एकल परिवार कहते हैं। शहरों में इस प्रकार के अधिकांश परिवार होते हैं। अब बच्चों, आप बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके साथ आपके क्या संबंध हैं। अपनी कॉपी में आप ऐसी तालिका बनाइए और उनके नाम लिखिए। जैसे हम इसमें एक दो नाम लिखते हैं, जैसे क्रम संख्या 1। आपके घर में जो हैं उनके साथ में कौन है और उनके क्या नाम है। जैसे आपने लिखा मुकेश कुमार। आपके पिताजी का नाम है, तो आपका संबंध क्या हो गया, यहाँ लिखोगे पिता, आपके साथ जो संबंध है। दूसरा, पूजा देवी, तो ये आपकी माता हो गई, तो आपके साथ क्या संबंध हो गया, माता का। तो इस प्रकार से आपके घर में जो लोग हैं उनके आपको इसमें नाम लिखने हैं और उनके साथ क्या संबंध है ये आपको लिखना है। फिर क्या करना है, कक्षा में किसके घर में सबसे अधिक सदस्य हैं और किसके घर में सबसे कम सदस्य है, ये आपको आपस में चर्चा करनी है। फिर साथ में एक बात की और जानकारी करनी है कि इनमें से कौन कौन अपने दादाजी दादी जी के साथ रहते हैं और कौन कौन दादाजी दादी जी के साथ नहीं रहते। तो जो दादाजी और दादी जी के साथ में रहते हैं वो तो हो जाएंगे संयुक्त परिवार, उनको कहेंगे हम संयुक्त परिवार। और जिनमें दादाजी दादी जी के साथ जो नहीं रहते, माता पिता के साथ रहते हैं केवल, वो हो जाएंगे एकल परिवार। तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार आप अच्छी तरह समझ गए। अब आप बताइए, आप में से कौन कौन है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं और कौन कौन है जो एकल परिवार में रहते हैं। अब देखिए, आपको रिश्ते नातों की कितनी पहचान है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये सारणी है और इसको हम अभी पूरा करेंगे। आपके पिताजी के पिताजी आपके क्या लगे, पिताजी के पिताजी, बिल्कुल ठीक बताया है। अभी एक दो भैयाओं ने बिल्कुल ठीक बता दिया, पिताजी के पिताजी लगे दादाजी। शाबाश, कई बच्चों ने बिल्कुल ठीक बता दिया। दूसरा है, आपकी माँ की बहन के साथ आपका क्या संबंध होगा। याद कीजिए, आपके माँ की बहन को आप क्या कहते हैं, ये भी कईयों ने बिल्कुल ठीक बता दिया, शाबाश। आपके माँ की बहन आपकी मौसी जी। फिर आपके पिताजी के छोटे भाई,
इसमें आप गड़बड़ मत करना, आपके पिताजी के बड़े भाई नहीं हैं, आपके पिताजी के छोटे भाई। ये भी बिल्कुल ठीक बता दिया। चाचा जी वाह, आपको सब पता है। फिर चाचा जी की पत्नी, तो आपके चाचा जी की पत्नी आपकी लगेगी चाची जी। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं इसको। फिर आपकी माँ के पिताजी, आपकी माँ के पिताजी, आपकी माँ के पिताजी आपके लगेंगे जहाँ आप छुट्टियों में जाते हो अपने नाना जी के पास में, तो आपके नाना जी लगे। फिर पिताजी के बड़े भाई, पिताजी के बड़े भाई आपके लगते हैं ताऊ जी। बिल्कुल, कईयों ने बिल्कुल अच्छा बता दिया, उनको ध्यान है। अगला, आपकी माँ के भाई, ये तो बहुत ज़ोरदार संबंध होता है, आनंददायक संबंध होता है। आपके माँ के भाई लगे आपके मामा जी। फिर पिताजी की बहन, आपके पिताजी की बहन आपके लगी बुआ जी। फिर चाचा जी की लड़की, आपकी चाचा जी की लड़की क्या लगी आपके चाचा जी की लड़की आपकी बहन लगी। और ताऊ जी का लड़का ये आपका भाई लगेगा। फिर पिताजी की माताजी, पिताजी की माताजी आपकी दादी जी लगी। और माँ की माताजी, तो आपकी माँ की माताजी आपकी लगेगी नानी जी। आप में कईयों को तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में है और उन्होंने बिल्कुल सही सही बताए हैं। तो ये आपको अपनी कॉपी में ऐसी एक सारणी बनानी है और सारणी बनाकर उसमें ये आपको लिखना है। तो जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। इसी प्रकार कई परिवारों में कुछ सदस्य अलग अलग कारणों से घर से दूर रहते हैं। अब आपके परिवार के कोई सदस्य यदि परिवार से दूर रहते हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है, एकत्र करनी है। और फिर नीचे की जो तालिका है उसमें आपको लिखना है कि क्रम संख्या 1, परिवार के दूर रहने वाले सदस्य का नाम, फिर आपसे क्या संबंध है, आपके चाचा जी है, आपके भैया हैं, किस शहर और किस गांव में रहते हैं। ये आप अपने माता पिता से चर्चा करके इस सारणी को आप पूरा कर लेना। इसके बाद में आपको एक काम और करना है, अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर आपको वंश वृक्ष तैयार करना है। जब आपका विद्यालय लगेगा तो आप शिक्षक की सहायता लीजिए, और अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उन शिक्षक की सहायता लीजिए। चलो आपकी सहायता करते हैं। आपके परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर आपको वंश वृक्ष अपने परिवार का तैयार करना है। चलिए, वंश वृक्ष तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पिताजी के दादाजी का नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपके पिताजी के दादाजी का नाम रामलाल जी है। ठीक है। फिर उनके पुत्र श्यामलाल जी। और फिर इनके पुत्र, तो इनके पुत्र आपके पिताजी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में आपके पिताजी के नाम के बाद में आपका नाम आ जाएगा। तो ये आपके परिवार का वंश वृक्ष तैयार हो गया। आपका नाम, फिर आपके पिताजी का नाम, फिर उनके पिताजी का नाम, फिर उनके पिताजी का नाम। इस प्रकार से आप अपने दादाजी से शुरू करके आप वंश वृक्ष बना सकते हैं, और अपनी माताजी का जो पक्ष है, आपका ननिहाल पक्ष है, उनका भी आप वंश वृक्ष बना सकते हैं। तो जमुना के चाचा चाची, दादाजी दादी जी के साथ गांव में रहते हैं। कुछ समय बाद चाची जी माँ बन गई। उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। घर के सब लोग बहुत खुश हुए। आपके भी ऐसे बहुत से भैया बहन आपके होंगे, आप में से होंगे जिनके छोटे छोटे भाई बहन हैं। तो चाचा जी भी पिता बनकर बहुत खुश हुए। जिनके कोई पुत्र या पुत्री होता है
तो उनकी जो माँ होती है उसको कहते हैं वो माँ बन गई, और जो उनके पिता होते हैं उनको कहा जाता है कि वो पिता बन गए। तो जमुना भी ये जानकर बहुत खुश हुई कि उसके भी एक छोटी बहन आ गई। कुछ समय बाद जमुना छुट्टियों में नन्ही गुड़ियों से मिलने वापस गांव गई। तो उसने देखा कि घर के सभी लोग गुड़िया का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। अब ये गुड़िया कौन है? जो छोटी सी उसकी बहन घर में आई थी। अब आपको देखना है कि आपके परिवार में भी जन्म होने से या शादी ब्याह होने से कोई नया सदस्य जुड़ा है। यदि हाँ तो उसका आपके साथ क्या संबंध है, आपको उसमें नीचे लिखना है। अब दादी जी उस नन्ही गुड़िया को रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती थी और साथ में जमुना भी सुनती थी। एक दिन सुबह जमुना जल्दी उठ गई। रोज़ की तरह शौच से निवृत्त हो। शौच कहते हैं आप प्रातःकाल जब आप शौचालय में जाते हैं फ्रेश होने के लिए, तो शौच से निवृत्त होकर, शौच का अर्थ होता है शुद्ध होना। तो रोज़ की तरह शौच से निवृत्त होकर हाथ मुंह साबुन से उसने धोए, मंजन से दांत साफ किए। अब देखिए, शौच जाने के बाद में आपको हाथ मुंह साबुन से धोने चाहिए और नित्य आपको मंजन से दांत साफ करने चाहिए। ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दादी जी ने उसे नहलाकर बाल बना दिए, अच्छी तरह से नहलाया, फिर बालों में तेल लगाकर बालों को अच्छी प्रकार से ठीक कर दिया। फिर जमुना दादी जी के साथ खेतों की तरफ घूमने गई। खेतों में लहलहाती फसलें देखना उसे अच्छे लगा। खेतों में जो फसल खड़ी होती है और वो हवा से फसलें हिलती है थोड़ी थोड़ी, उसे कहते हैं फसलें लहलहाना। शानदार जो खेत खड़े होते हैं उनकी फसलें लहलहाती फसलें कहलाती है। उसे दादाजी के साथ खेत में घूमने पर बड़ा मज़ा आया। जमुना दादाजी दादी जी के साथ बहुत खुश थी। अब आप लोग बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठते हो? बिल्कुल आपको सच सच बताना है और आपको अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिखना है कि आप कितने बजे उठते हो। जितने बजे उठते हो उतने बजे ही आपको लिखना है। कोई आप में से देरी से उठ रहे हैं तो उनको जल्दी उठना चाहिए। आपको प्रातःकाल 6 बजे के आसपास आपको उठना चाहिए, ये अच्छा रहता है। और आपको यदि कोई पढ़ाई करनी हो, अध्ययन करना है, आपको कोई विशेष अध्ययन करना है, तो आपको और जल्दी उठना चाहिए। प्रातःकाल जब हम उठकर पढ़ते हैं तो वो पढ़ा हुआ हमारे याद रहता है। अब आपको अपने दैनिक कार्यों में जैसे मंजन करना, नहाना आदि में कौन कौन मदद करते हैं? तो आपके मंजन करने में जो आपके मदद करते हैं, आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो आपकी मदद करते हैं। आपकी माताजी मदद करती है, आपके पिताजी मदद करते हैं, किसी के बड़े भाई बड़ी बहन है तो वो भी मदद करते हैं। आपके माताजी आपके लिए पानी की बाल्टी रखती है, आपके कपड़े रखती है कि ये तौलिया लो अपना, ये बनियान आप लीजिए। तो ये माता पिता आपकी सहायता करते हैं। हमारा रोज़ नहाना क्यों आवश्यक है? रोज़ नहाने से हमारा शरीर स्वच्छ रहता है। पूरे दिन में शरीर में धूल मिट्टी ये गिरती रहती है, हम पसीना आता रहता है ग्रीष्म काल में विशेष रूप से। तो हम यदि अच्छी तरह से स्नान करेंगे तो हमारे शरीर की सफाई हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो त्वचा होती है उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन जब हम रोज़ाना स्नान करते हैं तो उन छिद्रों की सफाई हो जाती है, जिसके कारण से हमारी त्वचा अच्छी तरह से श्वास ले सकती है, हमारे बीमारियां नहीं होती। स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, नित्य हमें मंजन करना चाहिए, नित्य हमें स्नान करना चाहिए, अच्छा पौष्टिक भोजन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। ये सारी की सारी अच्छी आदतें हैं जो अपने को अपनानी चाहिए। घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाते हैं? तो जो आपको कहानी सुनाते हैं उनके आपको नाम लिखना है। किसी के पिताजी कहानी सुनाते हैं, किसी के दादाजी, किसी की दादी जी,
किसी के चाचा जी भी कहानी सुनाते हैं, किसी के ताऊ जी ताई जी भी कहानी सुनाते हैं। तो जो आपको कहानी सुनाते हैं आपको उनका नाम लिखना है। अब आपको अपने बारे में लिखना है, आपका स्वयं का परिचय अच्छे प्रकार से सुंदर अक्षरों में कॉपी में आपको अपना परिचय लिखना है और वो परिचय आपको याद होना चाहिए। जैसे नंबर 1 मेरा नाम, आपका जो नाम है आपको अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम है अमित कुमार तो आप लिखोगे यहाँ पे अमित कुमार। फिर मेरे पिताजी का नाम आप लिखेंगे, अमित कुमार भैया है उसके पिताजी का नाम यहाँ पर आएगा, जैसे देवेंद्र कुमार। फिर मेरी माँ का नाम अंजलि देवी। गांव शहर का नाम, जो आपके गांव शहर का नाम है, किसी का सुरतगढ़ हो सकता है, किसी का हनुमानगढ़, किसी का नौहर, किसी का घड़साना, किसी का रावला हो सकता है, किसी का संग्रिया हो सकता है, रावतसर हो सकता है, पीलीबंगा हो सकता है। जिसका जो गांव शहर का नाम है वो लिखना है। फिर मेरे परिवार में सदस्य संख्या कितनी है, तो आपके परिवार में सदस्य संख्या की आप गिनती कैसे करोगे? सबसे पहले तो अपने आप को गिनोगे, क्योंकि कई बार गिनती करते समय अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को गिनना, फिर आपके बड़े भाई है तो उनको गिनना, बड़ी बहन है तो उनको गिनना, फिर छोटे बहन भाई है उनको गिनना, फिर आपके माताजी, आपके पिताजी, फिर घर में कोई और आपके साथ में रहते हैं, दादाजी दादी जी, तो ऐसे उन सबको गिनना और गिनती करके उनकी संख्या लिखनी है। फिर आपके विद्यालय का नाम बड़े सुंदर अक्षरों में आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। जैसे आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय नौहर, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय सूरतगढ़, ऐसे हनुमानगढ़, जो आपके विद्यालय का नाम है। किसी का दूसरा विद्यालय भी हो सकता है तो उस विद्यालय का नाम लिखना है। फिर मेरी पसंद का खेल, आपको जो खेल अच्छा लगता है, किसी को दौड़ना अच्छा लगता है, किसी को फुटबॉल खेलना, किसी को बैडमिंटन खेलना, किसी को शतरंज खेलना भी अच्छा लगता है, किसी को कैरम खेलना अच्छा लगता है, तो जो खेल आपको खेलना अच्छा लगता है उस खेल का आपको इसमें नाम लिखना है। फिर अगला है मेरी रुचि का कार्य, आपकी किस में रुचि है। कई भैया बहनों की रुचि होती है कि वो पेड़ पौधे उनको बहुत अच्छे लगते हैं, उनको वो पानी देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। किसी की रुचि होती है कि वो पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, उनको कोई पुस्तक मिलती है उसको वो अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं। तो जो आपकी रुचि है वो आपको रुचि इसमें लिखनी है। फिर मेरे दोस्त मेरी सहेली का नाम, जो छात्र हैं वो अपने दोस्तों का नाम लिखेगी, जो छात्राएं हैं, जो बहनें हैं वो अपनी सहेलियों का नाम लिखेंगे, जो आपके अच्छे अच्छे दोस्त हैं, जो अच्छी अच्छी सहेलियां हैं उनका आपको नाम लिखना है। फिर मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ, ये आपको सोच समझ कर लिखना है, और जो आप बड़ा होकर बनना चाहो उसी प्रकार से आपको काम करना है। आप में से यदि कोई चाहता है कि बड़ा होकर मैं शिक्षक बनूं, अध्यापक बनूं, तो वो लिख सकते हो। कोई चाहता है मैं बड़ा होकर वकील बनूं, तो वो लिख सकता है। कोई चाहता है बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूं, वो लिख सकता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है वो लिख सकता है। कोई चाहता है कि मैं बड़ा होकर अभिनेता बनूं, फिल्म में काम करूं, एक्टर बनूं, वो लिख सकता है। कोई नेता बनना चाहता है वो लिख सकता है। कोई चाहता है कि मैं पुलिस में जाऊं, सेना में जाऊं, अधिकारी बनूं, वो लिख सकता है। जो आपकी इच्छा हो वो आप अपना लक्ष्य और जो आपको लगता है कि वो बनना चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना है। वो सबका अलग अलग हो सकता है, अपना सोच के आपको लिखना है। तो अब आपके परिवार की खास बातें, आपने अब तक अपने परिवार व आपसी संबंधों के बारे में आपने जाना। फिर परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती है। कोई सदस्य बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। आपके परिवार में भी अलग अलग सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होगी। कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, कोई बहुत कम बोलता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सुंदर गीत गाता है, कोई अलग अलग जानवरों की आवाज़ निकाल सकता है, कोई लंबा बहुत है, किसी में ताकत बहुत है। तो इस प्रकार से जो जो परिवार के सदस्यों की अलग अलग विशेषता हैं वो आपको उसमें लिखना है। क्या क्या लिखना है? आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटे व सबसे बड़े सदस्य के नाम आपको बताने। पहले सबसे छोटे सदस्य का नाम लिखिए, उसके बाद बड़े सदस्य का नाम लिखिए। फिर आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं उसको लिखना है। वे अपने लंबे बालों की देखभाल कैसे करते हैं उनसे आपको बात करनी है कि कैसे देखभाल करते हो, फिर लिखना है। फिर आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है, किसकी ऊंचाई हाइट किसकी सबसे ज़्यादा है, वो लिखना है। फिर जमुना की बहन अच्छा गाती है। एक दिन विद्यालय की बाल सभा में उसने गाना गाया, गाना सभी को पसंद आया, सभी ने खूब तालियां बजाई। आप में से कई ऐसे हैं जो अपनी बाल सभाओं में गीत गाते हैं,
तो आपके लिए भी तालियां बजी होगी। कक्षा के अनिल ने अच्छी ढोलक बजाई। दीपक ने कई जानवरों और पक्षियों की आवाज़ निकाली तो सभी चकित रह गए कि ये इसने कैसे शेर की आवाज़ निकाल दी, कैसे इसने बिल्ली की आवाज़ निकाली, ये ऐसे लग रहा है जैसे कुत्ता रो ही रहा है, इस प्रकार से कुत्ते की आवाज़ निकाली। तो आपको अपनी रुचियाँ लिखनी है। रुचि का मतलब होता है जो करना आपको अच्छा लगता है वो आपको लिखना है। फिर अपने प्रिय साथी की कौन सी रुचि आपको अच्छी लगती है, जो आपके मित्र हैं उनकी रुचियों की भी आपको जानकारी करनी है और उनकी जो रुचियां हैं उनमें से कौन सी आपको अच्छी लगती है वो आपको लिखना है। फिर आपने अपने विद्यालय की किन गतिविधियों में भाग लिया। अब विद्यालय की गतिविधियां कौन सी होती है? विद्यालय की बाल सभा में आपने भाग लिया, कोई गीत गाया। विद्यालय में कभी चित्रकला की प्रतियोगिता हुई तो आपने उसने चित्र बनाया। कभी विद्यालय में खेल कूद की प्रतियोगिता हुई तो आपने खेल कूद में भाग लिया। कभी विज्ञान मेला हुआ तो आपने उसमें सुंदर सा विज्ञान का एक प्रयोग किया। तो इस प्रकार से विद्यालय की जो गतिविधियां हैं उसमें आपने किस किस गतिविधि में भाग लिया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जमुना की माँ अच्छा खाना बनाती है। उसके पिताजी द्वारा बनाई गई मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है, ये विशेषता हो गई। जमुना की बुआ राजसमंद में रहती है, वह कपड़ों की सिलाई अच्छी करती है, ये उसकी एक विशेषता होगी कि उसे कपड़े अच्छे सिलाई करना आता है। दूर दूर के लोग उसके पास कपड़े सिलवाने आते हैं, इससे उनके परिवार को भी आर्थिक मदद मिलती है। कैसे मिलती है? क्योंकि कोई कपड़े सिलाने के लिए आता है तो कपड़े सिलाने के बदले में वो पैसे देता है, इससे उनके परिवार की आर्थिक मदद होती है। सुनीता के पड़ोस में ही अनवर का परिवार रहता है, वह कपड़ों की रंगाई का कार्य करता है। अब आप लोगों को बताना है आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। निश्चित रूप से आपकी माताजी बनाती है, आपको उनका नाम लिखना है। किसी की बड़ी बहन बनाती है, उसका भी लिख सकते हो सकता है किसी के पिताजी बनाते हैं तो उनका भी लिख सकते हो। तो आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है उसका नाम लिखना है। फिर आपके परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं वो आपको लिखना है। इसके लिए आपको परिवार के सदस्यों से बात करनी पड़ेगी। आपको अपनी माताजी से पूछना पड़ेगा आप कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं। आपको अपने पिताजी से पूछना पड़ेगा, अपने बड़े भाई से पूछना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आपके पड़ोस में जिन लोगों की मुख्य विशेषताएं हैं उनकी कक्षा में चर्चा कीजिए कि आपके पास में एक व्यक्ति रहता है, उसमें बहुत ताकत है, वो पहलवानी करता है, ये उसकी विशेषता होगी। कक्षा में उसकी बात आप कर सकते हो। आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है। आर्थिक सहयोग का मतलब जो कौन कौन रुपए कमा कर लाता है वो आर्थिक सहयोग होता है। आपके पिताजी करते हैं, कईयों की माताजी भी करती है, कईयों के बड़े भाई भी काम करते हैं, बड़ी बहन भी काम करती है। तो जो जो आपके परिवार में आर्थिक सहयोग करते हैं उनका आपको नाम लिखना है। कोई संयुक्त परिवार है तो किसी के चाचा जी ताऊ जी भी काम करते हैं, दादाजी करते हैं, दादी जी करते हैं। जो जो काम करते हैं आर्थिक सहयोग करते हैं उनका आपको नाम लिखना है। अब आपने इस पूरे पाठ में क्या क्या बातें सीखी? पहला तो ये सीखा गांव के अधिकांश लोग संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं और घर का जो सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो गांव घर का मुखिया होता है, वह घर की बागडोर संभालता है। बागडोर का मतलब होता है, यह शब्द आया है बागडोर। बागडोर का मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी उसकी होती है, वो पूरे घर का ध्यान रखता है, छोटों का बड़ों का सबको ध्यान रखता है, उसको कहते हैं बागडोर संभालना। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं, जैसे दादा दादी, काका काकी। काका काकी को चाचा चाची भी कहते हैं, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भैया दीदी आदि। ये संयुक्त परिवार में होते हैं। नहीं तो एकल परिवार में क्या होता है, माता पिता और भैया बहन इतना ही जानते हैं, उनको पता नहीं होता दादा क्या होते हैं, दादी क्या होती हैं, या वो भूल जाते हैं, कोई छुट्टियां होती है तभी वो मिलने के लिए जाते हैं। दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं, वो उनको कहानियाँ सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि और पसंद अलग अलग होती है और फिर व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य करके घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। तो इस प्रकार परिवार में प्रेम सहयोग से जो मिलजुल कर रहते हैं वो परिवार बिल्कुल सुखी रहता है। तो हमने कक्षा 3 का तो जो पर्यावरण का ये पाठ है, प्रथम पाठ, ये हमने पढ़ा और अच्छे तरीके से हमने इस पाठ को समझा। कुछ छोटे छोटे पाठ में जो प्रश्न आए थे वो आपको मैंने साथ में बताए हैं।
तो कुल मिलाकर आप रिश्ते नातों की अच्छी तरह से आपको पहचान हो गई। और आपसे कोई यदि पूछे तो आप उसमें बता भी सकते हैं। इस पाठ में जो छोटे छोटे प्रश्न आए हैं और कई कई जगह सारणी बना के आपको लिखना है, वो सब आपको कॉपी में गृह कार्य के रूप में अपना कार्य करना है। कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो में एक कमेंट बॉक्स होता है, आपको समझ में नहीं आए तो आप अपनी माताजी, आपके पिताजी से आप कह सकते हैं। उस कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे तो उसका जवाब मैं आपको लिखकर भेज दूंगा आपके पास में।